नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। महत्वपूर्ण जैनियों का पवित्र ग्रंथ है, जैनियों का पवित्र, हमारे यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग हैं तो उसमें जैनियों का जो पवित्र ग्रंथ है वो कौन है आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। यही प्रश्न देखिए एग्जाम में आ गया था। बाइबल, कुरान, रामायण या आगम सूत्र, ठीक है। तो चलिए बाइबल किसका है आप बताइए, बाइबल किसका है। तो बाइबल यहाँ पर ईसाई लोगों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। कुरान किसका है, तो कुरान यहाँ पर जो है मुसलमान लोगों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। रामायण किसका है, तो रामायण हिंदुओं का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। अब एक ही ऑप्शन आपके पास बच रहा है आगम सूत्र, तो आगम सूत्र किसका है, जैनियों का है। याद रखिएगा, देखिए पवित्र ग्रंथ से एक प्रश्न पूछ दिया जाता है आपको, ठीक है, तो आपको याद रख लेना है। और अभी तो देखिए जेटेट का जो है सिलेबस भी है संशोधित होगा, तो जो अभी देखिए द्वितीय आकलन परीक्षा हुआ उसमें सिलेबस थोड़ा अल्टर है। 1 से 5 का तो ठीक है 10 तक बनाया हुआ था तो 10 तक से प्रश्न आए, लेकिन इसको भी 8 स्तर तक करना है। और अगर यहाँ पर 6 to 8 का है तो इसको 10th स्तर तक करेगा। तो अभी जो आपका एग्जाम में जो प्रश्न आए थे उससे ढेरे हल्का हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। और हल्का हो जाएगा तो यहाँ सब जेसीईआरटी से प्रश्न देगा, और जेसीईआरटी का हूबहू आपको हमने यहाँ पर हर चैप्टर से देखिए बना दिया है। तो आपको लास्ट में हम क्लास बाई क्लास भी आपको करवा देंगे। जब यहाँ पर परीक्षा की घोषणा हो जाएगी तो सब क्लास 6 से शुरू करेंगे और क्लास 10 तक का हर चैप्टर का यहाँ पर रिवीजन हम एक बार आपको करवाएंगे, ठीक है। तो आप सभी जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। जो अब तक नहीं जुड़ पाए हैं देखिए आपको समय मिला है, समय रहते नहीं कीजिएगा तो आपका बार बार मौका आएगा नहीं। और हम तो यहाँ पर देखिए आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है, चाहे आप जहाँ भी हैं, लेकिन यहाँ भी जुड़ करके अवश्य देख लीजिए एक बार। और बहुत ही चीप रेट में आपको भी दिया जा रहा है, सिर्फ 500 रुपये में। हो सके कि यहाँ से आपका फिर इसका दाम बढ़ जाए, ठीक है। तो आप सभी जुड़ जाइए। हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, आगम सूत्र हो गया, क्लियर, आगम सूत्र हो गया। चलिए अगला देखिएगा। बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है, बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन होगा आपको बताना है, ठीक है। अभी जैन धर्म का था, बौद्ध लोगों का होगा, जैनियों का था, बौद्ध का पवित्र ग्रंथ क्या है, ठीक है। बाइबल, तो बाइबल ऑप्शन है। बाइबल किसका है, अभी आपने देखा तो बाइबल ईसाई लोगों का है।
आगम सूत्र किसका है? तभी आपने देखा आगम सूत्र जैनियों का है, जैनियों का पवित्र ग्रंथ आगम सूत्र है। अब एक देखिए जेंदा अवस्था बचा, तो जेंद अवस्था जो है ये देखिए पारसी धर्म का है। किस धर्म का है? पारसी धर्म का है। और त्रिपिटक किसका है? तो त्रिपिटक देखिए यही बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से। तो बौद्ध का पवित्र ग्रंथ जो है त्रिपिटक है, याद रख लीजिएगा, बौद्ध का पवित्र ग्रंथ जो है वो आपका त्रिपिटक है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, पारसियों का पवित्र ग्रंथ है, पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है बाइबल। बाइबल किसका है? याद रखिए ईसाइयों का है। आगम सूत्र किसका है? याद रखिए जैनियों का है। जिंदावस्था किसका है? तो ये पारसी का है। और त्रिपिटक किसका है? बौद्ध का है। ठीक है, तो आपसे पूछा है पारसियों का पवित्र धर्म ग्रंथ क्या है? तो जिंदा अवस्था है। ठीक है, जिंदा अवस्था जो है ये पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। झारखंड में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं? झारखंड में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं? सरहुल, कर्मा, सोहराय, टूसू, मंडा, सभी। ठीक है, राइट आंसर इसका सभी होगा। झारखंड में ये सभी पर्व मनाए जाते हैं, ये सभी झारखंड के ही पर्व हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे छोटा स्तर कौन होता है? सबसे छोटा स्तर कौन होता है? ग्राम, बीस, जन, कुल। ठीक है, कौन होता है? देखिए ऋग्वैदिक काल में जो यहाँ पर सभ्यता का स्तर बनाया गया था उसके अनुसार जो स्तर है तो वो होता है कुल 20 ग्राम। कुल क्या होता है? 20 ग्राम, एक याद रखिएगा, कुल 20 ग्राम, यानी सबसे छोटा स्तर कुल, कुल के बाद 20, 20 के बाद ग्राम, ग्राम के बाद जन, कुल 20 ग्राम होता है। ठीक है, इस पर ये ट्रिक काम करता है, तो सबसे छोटा स्तर कुल होता है ऋग्वैदिक स्तर में ना। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? जो हमारा ऋग्वैदिक सभ्यता थी, ऋग्वैदिक काल था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण देवता किसको माना जाता था? इंद्र को, अग्नि को, यम को या सोम को। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल का देखिए सबसे महत्वपूर्ण देवता जो है वो आपको इंद्र को माना जाता है। किसको माना जाता है? इंद्र को माना जाता है। देखिए सारे प्रश्न आपको हम बता देते हैं एकदम, जैसे है क्या ना कि आप कोई गाइड लिए होंगे। ठीक है, गाइड में आपको देखिए इतना चीज़ पढ़ाएगा ना, इतना चीज़ पढ़ना रहेगा, आपको वहाँ पर 5000 प्रश्न हो जाएगा। लेकिन जो JCERT आप किताब देखिएगा ना, तो हर चैप्टर से आपको लगभग 10 से 20 प्रश्न निकलता है, और इसी 10-20 प्रश्न से ऑथेंटिक रहता है कि आएगा। ठीक है, जैसे अभी तो आप देख लिए, अभी आपको हम पर्यावरण अध्ययन का भेजे हुए थे, सभी को देखे होंगे आप लोग, पर्यावरण अध्ययन हमने मिलाया था। वो क्या था आपका 6, 7, 8 का विज्ञान और भूगोल, पर्यावरण अध्ययन इसी से मिलकर बनता है। और पूरा छापा हुआ किताब है, एक लाइन से जितना नोट्स था आपने देखा, सब नोट्स से भर भर के प्रश्न आपको आया ना। अब देखिए एक चीज़ आपको बता देते हैं, कभी कभी आपको ये लगता है कि आपको इस सब में हूबहू मिलेगा, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, पर्यावरण, सब में एकदम सेम टू सेम प्रश्न मिलेंगे। लेकिन अब कोई कहे मैथ में भिड़ेगा, तो मैथ में सर वो टॉपिक भिड़ेगा, प्रश्न 100% लिखा हुआ, एक दो भले रह सकता है, सब नहीं रह सकता है। ठीक है, लेकिन अब साधारण ब्याज वो रहेगा, ट्रेन की स्पीड वो रहेगा, लेकिन सेम अंक नहीं रहता है, तो उसमें सेम नहीं भिड़ सकता। इसके बाद रीजनिंग में भी अभी आपको भर भर के प्रश्न आया, पूरे टॉपिक को एकदम कंप्लीट किया। तो जैक देखिए आपके लिए आसान ही पूछेगा, लेकिन आप ज़्यादा एडवांस तैयारी कर लेते हैं और उसके बाद आपको नीचे वाला स्तर एकदम लो हो जाता है और वहाँ पर आप फेल करते हैं। इसलिए जो स्तर बनाया गया उसको देखते चलिए। ठीक है, सभी स्तर को देखते चलिए। चलिए अगला प्रश्न है, इनाम गांव वर्तमान में किस राज्य में? देखिए यही प्रश्न है, इनाम गांव कहीं नहीं मिलेगा आपको, गाइड में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन देखिए यहाँ पर आया है ना, और ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में इनाम गांव है। ठीक है, महापाषाण का अर्थ है, महापाषाण का अर्थ क्या है आपको बताना है? पत्थर, छोटा पत्थर, बड़ा पत्थर या कोई नहीं। ठीक है, महा मतलब महान, विशाल, और पाषाण मतलब पत्थर, तो महापाषाण का अर्थ हो गया बड़ा पत्थर। ठीक है, क्या हो गया? बड़ा पत्थर। राइट आंसर इसका सी हो गया। इनमें कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? इसमें कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? देखिए प्रश्न ये तो हमने अभी दिया नवीकरणीय, इसी में से पूछ देता है कभी कभी। देखिए उल्टा कर देगा, क्या करेगा आपको? करेगा वायु किस प्रकार का संसाधन है, जल किस प्रकार का संसाधन है, मिट्टी किस प्रकार का संसाधन। देखिए घुमा के पूछा जा सकता है, लेकिन आप उस पर कंप्लीट रहिएगा कि नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता क्या है। तो देखिए नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन है जिसकी एक बार समाप्ति होने के बाद इसको हम दोबारा बहुत ही जल्द इसका उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्द इसका उत्पादन कर सकते हैं, वो सभी नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, वायु,
वायु देखिए कभी समाप्त नहीं होता है, जितना हम उपयोग करते हैं उतना बनते रहता है। जल, ये भी अब जैसे नवीकरणीय संसाधन है। मान लीजिए कि आप गर्मी के दिनों में देखते हैं कि जल स्तर नीचे चला जाता है, नदियों में पानी नहीं रहती है, लेकिन 2-4 महीने के बाद फिर नदियों में उसी तरह से बाढ़ आ जाती है। तो ये बहुत कम समय, मैंने साल भर 2 साल के अंदर अगर पुनः उस संसाधन आ जाता है तो वो नवीकरणीय संसाधन में चला जाएगा। मिट्टी एक बार उठा के जाता है, एक बार मिट्टी का वहाँ पर निर्माण भी हो जाता है, तो ये नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इसमें राइट आंसर सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सभी हो जाएगा। देखिए बाकी नोट्स के लिए तो यहाँ पर देखिए हम दोनों तरफ का आपको देखिए सबसे ज़्यादा हम MCQ करवा देते हैं, और जिस MCQ में आपको ज़रूरी होता है उसका हम क्या करते हैं आपको, तो जिस MCQ का ज़रूरी होता है उसका ट्रिक भी सब जगह दिया हुआ है, और उसका PDF में नोट्स भी बना करके दिया हुआ है। इससे ये बहुत अच्छा तरह से आपको PDF बना हुआ है, और बहुत कम, देखिए बहुत लोग जो जुड़ते हैं ना वो नहीं देखते हैं, तो आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन भी आपका समय बचता है, आप PDF लेके पढ़ लीजिएगा, तो आपका यहाँ से तो मैंने समझे कि आपका 70% क्रॉस कर जाएगा आपका मार्क्स। ठीक है, एकदम 100%। तो आप जरूर लेके पढ़ा कीजिए, और अपने दोस्त यार जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं, दूसरे जगह जुड़ के पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ें, लेकिन आप JCERT का नोट्स जरूर फॉलो करें, जो कि आपका हैंड रिटेन नोट्स है। तो बहुत से बाजारू किताब है जहाँ से 2-4 प्रश्न भी नहीं आते हैं। ठीक है ना, आपका समय चला जाता है, दोबारा आएगा नहीं। तो आपको यहाँ पर हम सिर्फ निकाल के लाते हैं किताब का, और एक बार तो हम लास्ट में आपको सभी क्लास का, जैसे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1, क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2, इस तरह से बना हुआ है, वो सब आपको हम लास्ट में करवा भी देंगे, और एक बार करवा भी दिए हैं। जो भी जुड़े हैं उनको सब कुछ मिला हुआ है। ठीक है, इसमें कौन अनवीकरणीय संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या सभी? ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन यानी वैसे संसाधन जो एक बार समाप्त हो जाए तो उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तो उसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। मानी दोबारा बहुत जल्दी पृथ्वी पर वो संसाधन उपलब्ध वहाँ पर नहीं हो सकता है। जैसे कोयला, अगर एक बार जहाँ से समाप्त हो रहा है वहाँ कोयला को निर्माण होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। पेट्रोलियम एक बार समाप्त होने पर उसको निर्माण होने में लाखों करोड़ों वर्ष लगता है। प्राकृतिक गैस, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको नोट्स भी बना हुआ है, वैसे संसाधन जिसकी एक बार समाप्ति हो जाने के बाद दोबारा निर्माण होने में 100 से ज़्यादा वर्षों तक का समय लग जाता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन याद रखिएगा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय हमेशा एग्जाम में एक आता ही है, चाहे जिस तरह से पूछ दे, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है वेद, पुराण, रामायण या सभी? हिंदुओं का वेद भी धार्मिक ग्रंथ है, पुराण भी धार्मिक ग्रंथ है, रामायण भी धार्मिक ग्रंथ है, यानी सभी। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सभी हो जाएगा। इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ है, इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ है कुरान शरीफ, वेद, बाइबल या कोई नहीं? ठीक है, तो इस्लाम का यहाँ पर अब देखिएगा कुरान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ कुरान हो जाएगा। वेद किसका हो जाएगा? हिंदू का हो जाएगा। बाइबल किसका हो जाएगा? ईसाई का हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो इस तरह से देखिए सभी धर्मों का आपको नोट्स भी बना करके दिया हुआ है। नोट्स आपको जो बना हुआ है उसमें, उस एक्सरसाइज में पूरा नोट्स बना हुआ है सभी धर्मों का। तो पवित्र ग्रंथ याद कर रख लीजिएगा। देखिए अब हो सकता है कि अब मान लीजिए आकलन परीक्षा में जो जो चैप्टर से पूछा अगला बार उस एक्सरसाइज से नहीं पूछेगा, लेकिन जब भी पूछा JCERT से पूछेगा, और हमारे पास मान लीजिए 10 गो एक्सरसाइज है तो 10 को से पूछेगा। अबरी 8 और 9 से पूछा तो अबरी 7 और 5 से पूछेगा, लेकिन पूछेगा वहीं से 100%। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। ईसाइयों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, ईसाइयों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है कुरान शरीफ, वेद, बाइबल या कोई नहीं? ठीक है, कुरान किसका है? मुस्लिम का है। वेद किसका है? हिंदुओं का है। बाइबल किसका है? ईसाइयों का है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। प्रश्न ये बार बार पूछा गया है। ठीक है, कुरान शरीफ, वेद, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, कुरान शरीफ किसका? मुस्लिम का। वेद किसका? हिंदू का। बाइबल किसका? ईसाई का। गुरु ग्रंथ साहिब किसका? तो ये आपको सिखों का है। किसका है? सिखों का है। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है? ऋग्वेद में बहुत सी नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, सतलज। तो ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है? प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो है यमुना नदी, उसका उल्लेख 3 बार हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। ठीक, याद रखिएगा। अगला, ऋग्वेदिक काल के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? जो ऋग्वेदिक सभ्यता हमारा थी उसमें मुख्य भोजन के रूप में क्या था? जौ, गेहूँ, धान, दाल, धान या कोई नहीं? ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल के लोगों का मुख्य भोजन जो था वो आपका जौ और गेहूँ था। ठीक है, ऋग्वेदिक काल के लोगों का मुख्य आजीविका क्या था? मुख्य आजीविका
क्या था? कृषि, पशुपालन, चारागाह या पर्यटक। ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल के लोगों का मुख्य आजीविका जो था यहाँ पर आपका पशुपालन के रूप में रखा गया है। ऋग्वेदिक काल में किस पशु को अधिक महत्व था? किस पशु का अधिक महत्व था? ठीक है, गाय, बैल, भेड़, बकरी। ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल में किस पशु का अधिक महत्व था? तो गाय का अधिक महत्व था, गाय के लोग अधिक पालते थे। सजीव संसाधन से प्राप्त संसाधन कहलाते हैं। सजीव संसाधन से प्राप्त संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जैव अजैव दोनों, जैव अजैव दोनों या कोई नहीं। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, अभी यही प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, जैव संसाधन या इसी को बोलता है जैव घटक, जैव संसाधन या इसी को बोलेंगे अजैव घटक। प्रश्न ये पूछा गया था कि जैव घटक कौन है, अजैव घटक कौन है। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न एकदम याद रखिए, बहुत ही इजी वे से आपको बताया भी थे और आपके एग्जाम में आ भी गया था। तो जैव घटक मतलब जीवित जंतुएं, जितने भी जीवित जंतुएं हैं या जीवित वस्तु या जीवित प्राणी, वो सभी जो है जैव घटक में, यानी सजीव वस्तुएं जितना भी होंगे जिसमें जान होने वाला है वो जैव घटक में जाएंगे। और निर्जीव वस्तुएं जिसमें जान नहीं है, भौतिक वस्तुएं हैं, वैसे भौतिक वस्तुएं चली जाएगी जिसमें जान नहीं है, वो सभी अजैव घटक में चले जाते हैं। ठीक है, तो जैव में मतलब जीवित वस्तुएं जो सजीव हैं वो जैव संसाधन में जाएंगे और जो निर्जीव हैं वो अजैव संसाधन में जाएंगे। तब क्लियर रहिएगा। अब जैसे आपको पूछ देगा पत्थर किस प्रकार का संसाधन है, जैव अजैव में पूछेगा। ठीक है, तो पत्थर ये निर्जीव है, ये निर्जीव भौतिक वस्तु है। ठीक है, तो ये अजैव संसाधन है ना। और आपका ये जो अगर पूछ देगा कि बकरी किस प्रकार का संसाधन है, तो ये बकरी में जीव है। ठीक है, जीव है इसलिए जैव संसाधन में चला जाएगा। ठीक है, मानव किस प्रकार का संसाधन है, जैव अजैव में से बोलेगा, तो मानव ये सजीव है इसलिए ये जैव संसाधन में चले जाएंगे ना। इस तरह से जैव और अजैव का तो ये दिमाग में रख लीजिएगा, इसमें से एक प्रश्न आता है। चलिए प्रश्न आ भी गया है, इसमें कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? चलिए अजैव संसाधन, अजैव मतलब अभी आपको क्या बताए थे, निर्जीव वस्तुओं का संसाधन। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं का, मृदा यानी मिट्टी ये निर्जीव है, चट्टान ये निर्जीव है, हवा ये निर्जीव है, यानी राइट आंसर का सभी होगा। ठीक है, तो उसमें एक ऑप्शन था, देखिए क्या था, अभी जो पूछा था प्रश्न उसमें था कि इसमें कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है या अजैव घटक का उदाहरण है। ठीक है, उसमें पूछा क्या था, तो उसमें आपको था देखिए मानव दिया हुआ था, मानव दिया हुआ था, पेड़ दिया हुआ था, एक सौर ताप दिया हुआ था, सौर ताप कोई नहीं। तो मानव देखिए सजीव होते हैं, इसमें जैव संसाधन, पेड़ पौधे सजीव होते हैं जैव संसाधन, लेकिन सोलर क्या होता है, इसमें जीव होता है, नहीं होता है, इसलिए अजैव संसाधन, और यही सही आंसर था। ठीक है, तो इस तरह से चुनने सीख जाइएगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें कौन जैव संसाधन है, देखिए आ गया प्रश्न, इसमें कौन जैव संसाधन है, पौधे, जंतु, मानव या सभी। पौधा, हरे पेड़ पौधे सभी। देखिए पौधा अगर कह रहा है तो आपको सूखा पौधा नहीं समझना है, यहाँ पर सूखा पौधा लिखा हुआ रहता है। अगर पौधा केवल कर रहा है तो आपको सजीव समझना है, तो ये सजीव है। सभी जंतु चाहे वो भेड़ बकरी मेमना जो भी हो ये भी सजीव है, मानव ये भी सजीव है, यानी राइट आंसर सब डी होगा। यानी जैव संसाधन कौन है, तो इनमें से सभी हैं। ठीक है, जितने भी सजीव हैं सभी जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कि दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र के रूप में किसको जाना जाता है, मासिनराम, तमिलनाडु, नेतरहाट या कोई नहीं। ठीक है, तो अब भी देखिए जो लेटेस्ट चल रहा है वो मासिनराम मेघालय चल रहा है। उसके पहले एक चेरापूंजी जो असम में था उसको माना जाता था, लेकिन अभी अब मासिनराम को लिया जाता है। ठीक ना। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है आपको बताना है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या कोई नहीं। ठीक है, तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, अरब सागर में। दोनों से प्रश्न पूछता है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है और एक अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आता है। तभी लक्षद्वीप का है, तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, अरब सागर में है। ठीक है, देखिए आगे भी क्या प्रश्न, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर। ठीक है, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है वो आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्लियर हो गया होगा। दोनों को क्लियर कर लीजिएगा, एकदम मेमोरी में बिठा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न छप सकते हैं।
ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं या सूक्त है? 10 से 20, 10 30, 10 40, 10 28। देखिए हिस्ट्री सेक्शन के अंतर्गत आपको बहुत सारे टॉपिक मिल सकता है, बहुत सारे प्रश्न मिल सकते हैं, इससे कोई कमी नहीं है। लेकिन आप जो जेसीईआरटी किताब से जो निकला हुआ है ना, उस प्रश्न को ज़्यादा पहले प्रेफर कीजिएगा। उसके बाद आपको लगता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है तो आप एक्स्ट्रा चीज़ को पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि प्रश्न वहीं से छप रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है। चाहे जैक एग्जाम ले रहा है तो अपना किताब से जो प्रश्न उसमें बनने लायक है वही बनाया है। 1020, 1030, 1040, 1028। राइट आंसर है 1028 प्रार्थनाएं यह सूक्त है ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेद की भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या तमिल? ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है। क्या है? ऋग्वेद की भाषा संस्कृत को माना गया है। ऋग्वेद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है? ऋग्वेद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु, सरस्वती, सतलज या रावी? ऋग्वेद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो है सिंधु नदी है, ठीक है। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख एक बार हुआ है? गंगा, यमुना, सिंधु या रावी? तो ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार हुआ है, जमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है, सिंधु नदी का उल्लेख यहाँ पर बार बार हुआ होगा, ठीक है। वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक, मानव, मानव संसाधन, कोई नहीं। प्रकृति से प्राप्त संसाधन को हम लोग प्राकृतिक संसाधन के रूप में जानेंगे, ठीक है। राइट आंसर ए होगा। इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन है? इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन है? नदी, मृदा, वन या सभी, ठीक है। तो नदी देखिए ये प्राकृतिक प्रदत्त चीज़ है, ये मानव द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, तो ये नदी जो है प्राकृतिक संसाधन है। मृदा ये भी आपको प्रकृति प्रदत्त है, मृदा में बनती है, तो ये भी मृदा भी प्राकृतिक संसाधन है। वन ये भी प्रकृति प्रदत्त है, इसलिए प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी यानी सभी हो जाएगा। क्लियर? इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो इसमें प्राकृतिक संसाधन जो है आपको सभी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखिएगा। निर्जीव संसाधन से प्राप्त संसाधन कहलाते हैं? निर्जीव संसाधन से प्राप्त संसाधन कहलाते हैं जैव, अजैव, दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए निर्जीव से जो प्राप्त होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? अजैव कहते हैं, अजैव कहते हैं। और जो सजीव से जो प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? जैव कहते हैं। तो याद रख लीजिएगा, जैव और अजैव, अभी पूछ भी दिया था, ठीक है। तो देखिए कुछ प्रश्न समझ के रखिएगा, रटिएगा, ज़्यादा नहीं, रटने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा रटेंगे नहीं। भारत कब स्वतंत्र हुआ? देखिए चलिए ये नागरिक शास्त्र के अंतर्गत आपको आ गया। भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त। देखिए कुछ जानी हुई चीज़ें भी कभी कभी गलत होती है, इसलिए जो प्रश्न किताब में आया है ना, वो हल्का हो भारी सब हमने उसमें ऐड कर दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947। सही नहीं समझेगा सर इतना हल्का प्रश्न दे रहा है। देखिए प्रश्न कुछ जो भी हो, जितना भी प्रश्न हल्का या भारी बना है जेसीईआरटी का, हम सब आपके नोट्स में छाप दिए हैं, बना दिए हैं, ठीक है। भारत कब गणतांत्रिक देश बना? 26 जनवरी 1949 ईस्वी, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1951, ठीक है। तो भारत कब गणतांत्रिक देश बना? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतांत्रिक देश घोषित किया गया, ठीक है। भारतीय संविधान की विशेषता है? भारतीय संविधान की विशेषता है, बहुत बारी प्रश्न आया, अनेकता में एकता, भाषीकरण, एकीकरण, कोई नहीं, ठीक है। तो भारतीय संविधान की जो सबसे मुख्य विशेषता है वो है अनेकता में एकता। यहाँ अनेक धर्म के लोग होते हुए भी सभी में क्या होता है? एकता पाया जाता है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है? चीन, अमेरिका, भारत, ब्राज़ील, ठीक है। तो विश्व का सबसे दूसरा बड़ा देश जो है यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हो गया कि ऐसे तो यहाँ जो ऑप्शन है उसके अनुसार यहाँ होगा भारत, ठीक है। क्या होगा? भारत। अब यहाँ पर दो दृष्टि से आता है, एक होता है जनसंख्या की दृष्टि से और एक होता है देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर देखिए डाउट आपको बना हुआ है कि क्षेत्रफल से पूछ रहा है कि जनसंख्या से पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार वाला देखिए यहाँ ऑप्शन ही नहीं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन होता है? रूस होता है, फिर कौन होता है? कनाडा होता है, ठीक है। रुक और उसके बाद फिर अमेरिका होता है। क्लियर? इसका ट्रिक भी हमने दिया है, रुक अमेरिका चीन बल भारत आया, ठीक है। रुक अमेरिका चीन बल भारत आया, यही होता है ना। तो रूस कनाडा होता है, कनाडा इसमें ऑप्शन है नहीं, इसलिए ये आपको जनसंख्या की दृष्टि से है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। वेद शब्द का अर्थ है? वेद का अर्थ क्या होता है? मोक्ष प्राप्त होना, ज्ञान, विनाश, प्रलय, ठीक है। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वेदों की संख्या कितनी है? 3, 4, 2, 1, ठीक है। तो वेदों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 4 है। एक जिसको हम लोग कहते हैं ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद, ठीक है। यही 4 वेद हैं, तो वेदों की संख्या 4 है।
सबसे पुराना वेद कौन है? सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। भाई 1001 बारी प्रश्न आया हुआ अभी तक के एग्जाम में, आप पूरा ऑल ओवर एग्जाम इंडिया में जो चल रहा है लीजिएगा तो 1001 बार आया होगा। ठीक है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। देखिए मोबाइल नंबर आप देख लीजिए 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सारा नोट्स PDF और क्लासेज भी आपको साथ में दी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ कितने में? 500 रुपये में। ठीक है, 500 रुपये में आपको सारे नोट्स भी मिल रहे हैं, साथ में क्लासेज भी आपको फ्री प्रोवाइड व्हाट्सअप ग्रुप बना करके दिया जा रहा है, जहाँ पर व्हाट्सअप PDF सब कुछ आपको मिलता है। और यहाँ से जो तैयारी कर लिया ना, देखिए कम मेहनत करके आपको ज़्यादा यहीं से भिड़ेगा। ठीक है, तो आपको जुड़ने के पहले ये सभी चीज़ देखना पड़ता है कि कहाँ पर हम जुड़ें। ठीक है, तो हम तो देखिए आपको यहाँ पर स्ट्रीम क्लासेस दे रहे हैं, आप सभी यहाँ पर क्लासेस प्रीमियर भी ले सकते हैं, देख सकते हैं, आपको व्हाट्सएप पर भी दे देते हैं दोनों चीज़, तो आप वहाँ से जुड़ करके पढ़ सकते हैं, जहाँ दिक्कत होगा बात करने का सुविधा आपको रहता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। क्लियर हो गया होगा। तो अब हम फिर लेकर के आएंगे आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस है, डेली आपको यहाँ पर चलते रहेगा, तो डेली आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, यहाँ पर डेली जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जुड़ करके तैयारी कीजिएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।